कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी का लेक्चर नंबर 3। तो पिछले 2 वीडियो के अंदर हमने क्या क्या कवर कर लिया। तो सबसे पहले हमने कवर किया कूलाम का चार्ज क्या होता है, कूलाम का नियम क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या चीज़ है, वैद्युत पदरेखाएं हो गई। उसके बाद में हमने देखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली द्विध्रुव के कारण, और द्विध्रुव देख लिया क्या होता है। तो अब इस चैप्टर में बचते हैं हमारे यूपी बोर्ड के या हिंदी मीडियम के 3 टॉपिक बचते हैं, जिसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में, ठीक है, यानी कि जनरल कंडीशन होगी। फिर उसके बाद में हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर लगने वाला बलागुण कितना होगा, यानी कि टॉर्क कितना होगा। फिर उसके बाद में हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर तो कितना कार्य वो करता है, कितना कार्य उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति के कारण तीव्रता, ठीक है। क्या निकालना है हमें? तीव्रता। इसको दूसरी अल्फाज में बोला जाता है सामान्य जनरल अवस्था, यानी कि सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि सबसे पहले चीज है कि वैद्युत द्विध्रुव जो था इस कंडीशन में रखा हुआ था अच्छी स्थिति में, और दूसरी कंडीशन होती थी कि वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से रखा हुआ होता था अच्छी स्थिति में। अब क्या करेंगे, हम वैद्युत द्विध्रुव को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, तो वो वैद्युत द्विध्रुव इस कंडीशन में चला जाएगा, यानी इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सामान्य अवस्था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया, ये, ठीक है। पहले वो इस कंडीशन में हुआ करता था, जनरल पॉइंट यहाँ पर कहीं। अब ये क्या करेगा, थीटा डिग्री पे थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे इसको। तो इसको हम जैसे थोड़ा सा रोटेट करेंगे, अब ये अवस्था होती है सामान्य अवस्था। मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव है, यानी कि माइनस क्यू आ गया इसका, माइनस क्यू, और यहाँ पर प्लस क्यू, और यहाँ पर माइनस क्यू। ये कंडीशन क्या थी कि इस तरह से रोटेट कर गया है, ठीक है, यानी कि रोटेशन यानी कि घूर्णन कर गया, घूम गया, ठीक है। तो घूमने के बाद में ये क्या करता है, यहाँ पर थीटा डिग्री एंगल बना लेता है, ठीक है। अब थीटा डिग्री एंगल है, अब क्योंकि ये इसकी कितनी डिस्टेंस होती है 12, तो यहाँ से भी इसकी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। अब इसके सेंटर से यानी कि यहाँ से कहीं से 8 मीटर डिस्टेंस पर एक बिंदु P चला गया, ठीक है। इस बिंदु P पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। अब ये जो 8 मीटर डिस्टेंस आ रही है यहाँ पर तक, ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, एक सदिश राशि होती है, इसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो जैसे ही ये एंगल पर रोटेट करेगा, ठीक है, एंगल पर रोटेट करने के बाद में क्या है, ये कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके कंपोनेंट्स में यानी कि घटकों में वियोजित हो जाएगी। तो ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि ये क्षैतिज घटक हो गया और ये ऊर्ध्व घटक हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इन घटकों में वियोजित हो जाएगी, ठीक है। अब घटक में वियोजित होने के बाद में जो क्षैतिज होता है इसको हम ई एक्स cos थीटा ले लेते हैं, और इसको हम ई वाई साइन थीटा, परपेंडिकुलर है। यहाँ से इस एक्स अक्ष पर और इसके बीच में जो परिणामी इसका वैद्युत द्विध्रुव का परिणामी तीव्रता आती है ई, ये कुछ एंगल बना लेती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस फिगर को हम यहाँ पर दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरह से बन गई कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई ई एक्स cos थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा ई वाई साइन थीटा। ये वाली कंडीशन क्या है, अल्फा हो गया, और ये इसकी तीव्रता हो गई। ये वाली जो होती है ये वाली एक्सिस है, ये अच्छी स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है? अच्छी है। और ये वाली स्थिति क्या कहलाती है इसकी? निरक्षीय स्थिति। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर देखा है, जो लास्ट टॉपिक है हमारे दोस्त के अंदर, कि अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने वहां पर निकाली थी, और निरक्षीय स्थिति के कारण निकालेंगे। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हो कितनी जाएगी? तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी, परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला होगा वेक्टर E इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई डायरेक्शन। या फिर ऐसे समझ लो कि एक क्षैतिज घटक है और एक इसको ले लो क्षैतिज, यानी कि क्षैतिज घटक, और इसको देख लो ऊर्ध्व घटक, ठीक है। तो देखिए ऊर्ध्व घटक में वैद्युत द्विध्रुव की जो तीव्रता आ रही है वो कितनी होगी ऊर्ध्व घटक में, यानी कि ऊर्ध्व घटक में ये चली जाएगी, इसका जो परिणाम निकाल देंगे। और देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये एंगल जो बन रहा है वो कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और अगर हम यहाँ पर वेक्टर की कंडीशन लगाएं तो वेक्टर ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, e1 का स्क्वायर प्लस e2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस e1 e2 cos थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, e1 और e2 cos थीटा के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो जैसे कि 90 डिग्री का हो जाएगा तो cos 90 वैल्यू 0 हो जाती है, बचता हमारे पास क्या ये, तो इसकी जो परिणामी तीव्रता आएगी वो इस तरह से आएगी, यानी कि E
अक्षीय का स्क्वायर प्लस ई निरक्षीय का स्क्वायर। ठीक है, ई अक्षीय और ई निरक्षीय होने के बाद में पिछली वीडियो में निकाला था कि ई अक्षीय जो आती है वो कितनी आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस पी अपॉन आर क्यू, ये अक्षीय स्थिति में आती थी। और ये किस में आ गई थी, ई निरक्षीय कितना होगा, ई निरक्षीय होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू। अब हमको करना क्या है, ई अक्षीय और ई निरक्षीय को निकालना है। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी अक्षीय स्थिति के अंदर कितनी मिलेगी हमको, यानी कि ई अक्षीय cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आता तो मैंने सीबीएसई बोर्ड में यानी कि इंग्लिश मीडियम के अंदर मैंने वहां पर वेक्टर पढ़ा है, तो आप वेक्टर जाकर उसको देख लें। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएंगी। और ये हो जाएगा हमारा ई निरक्षीय का स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर हम रखेंगे, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ ए, इसको मैंने ए मान लिया। ठीक है, ताकि मैं फॉर्मूले के अंदर रखूंगा तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा थोड़ा सा, वरना बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये अच्छी है, यानी कि यहाँ पर कितना आता है एप्सिलॉन नॉट दिया गया ए 2p अपॉन आर क्यूब और यहाँ हो जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर। और फिर इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे ए पी अपॉन आर क्यूब साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए ये सब टर्म क्या है, कॉमन मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा, ए पी अपॉन आर क्यूब, यहाँ से स्क्वायर में होकर कॉमन मिल जाएगा और स्क्वायर जब 100 से बाहर आता है तो सिंगल टर्म रह जाता है। ठीक है, अब करना क्या है हमको, यहाँ पर बचा cos स्क्वायर थीटा यानी कि ये बचेगा 2 का स्क्वायर करा तो कितना होगा 4 और इसका कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है, चाहे हम इसको एक ही पद में रख लें, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा के पद में, तो हम इसको cos स्क्वायर थीटा के पद में रखेंगे। तो जैसे हम cos स्क्वायर थीटा के पद में रखते हैं तो हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। कितना समझ में आ गया। अब इसके अंदर जैसे हम इसको पुट करेंगे तो एक cos स्क्वायर है, यानी कि अब इसको हम लिखना चाहें तो ये दूसरा फॉर्मूला ये होता है sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस sin स्क्वायर थीटा को रख देंगे और एक ही जगह में दोबारा पुट कर देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। और यहां पर जैसे ही मैं रखूंगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर वेक्टर e इक्वल टू यानी कि बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब और अंडर रूट में कितना बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक, इतना समझ में आ गया, ये आ गया हमारा जनरल अवस्था के अंदर। क्लियर। अब जनरल अवस्था में ये कुछ रोटेट किया था, यहाँ से ये अल्फा डिग्री पर घूम गया था, तो अब इस अल्फा का मान निकालना है। तो इस अल्फा को मान जो होगा, ये तो परिणाम आ गया। क्या आ गया, परिणाम आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम या परिमाण बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं परिमाण। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, दिशा निकालनी है। तो देखिए दिशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस फिगर के अंदर दोबारा चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, ये लंब दिखाया जाता है तो इसके परपेंडिकुलर यानी कि इसके लंबवत हमें एक दिशा और किसी, तो ये भी क्या प्रदर्शित करेगा sin थीटा। और हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है cos थीटा। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमको ey sin थीटा अपॉन ex cos थीटा। अब ey और ex यानी कि ये अक्षीय और ई निरक्षीय रख दिया, तो पहले ये रख देंगे हम, यानी कि अक्षीय वाली निरक्षीय वाली कंडीशन रख रहे हैं। कौन सी, ये निरक्षीय तो है ना, ये है निरक्षीय। ठीक है, ई वाई साइन थीटा, तो ई वाई साइन थीटा में कौन सा वाला रखेंगे हम, ये रखेंगे या फिर ये रखेंगे। आया वीडियो बना रहे हो भैया। हाँ, तो यहाँ पर रखेंगे हम कितना ई वाई, यानी कि ये रखते सीधे देखो cos थीटा नीचे आना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस p अपॉन आर क्यूब cos थीटा। ठीक है, इससे ये कट गया, p से p कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, तो यहाँ पर बचेगा tan अल्फा इक्वल टू 1/2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। यहाँ से एक चीज हमको समझ में आ गई कि अगर tan अल्फा जो है, tan अल्फा कितना निकलेगा हाफ tan थीटा के। ठीक है, यानी कि अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर tan यानी कि आपने रखा थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू आपने रख दिया 30 डिग्री,
तो 1/30 यानी कि ये कितना हो गया, इसका आधा हो जाएगा, यानी 1/10। क्लियर, ये इस पर आधे पे चलेगा। ठीक है, तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। तो देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है कि चारों तरफ जिसका मान समान रहे। ठीक है, यानी कि वैद्युत बल लिखा है डिस्प्लेस न हो, आगे पीछे ना बढ़े। ठीक है, तो इस तरह का वैद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे। ठीक है, जैसे ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये लंबी लंबी लाइनों से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि ये क्या हो गया हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र, वेक्टर ई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव को, ये वैद्युत द्विध्रुव है -q और +q, तो देखिए जैसे ही इस वैद्युत द्विध्रुव को इसके अंदर लेके आएंगे तो ये रोटेट करेगा, यानी कि ये जो कंडीशन है जैसे इसके अंदर इसको लेके आएंगे तो ये वैद्युत द्विध्रुव कुछ इस कंडीशन पे चला जाएगा। ठीक है, कुछ इस कंडीशन पे जा सकता है, यानी कि बिल्कुल एकदम 90 डिग्री पर चला जाए। ठीक है, या फिर ऐसा जाएगा कि इस डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, पहले -q इधर रखा हुआ था तो -q इधर हो गया, +q इधर हो गया, -q नीचे चला गया, +q इधर चला गया। अब क्या करेगा कि +q इधर आ जाएगा और -q इधर चला जाएगा। और भी क्या कर सकता है, ये वैद्युत द्विध्रुव इसके अंदर इस तरह से जा सकता है, यानी कि -q इधर आ गया, +q इधर आ गया। ठीक है, और भी है 360 घूम सकता है पूरा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे ही इस वैद्युत द्विध्रुव को इसके अंदर लाते हैं तो ये वैद्युत द्विध्रुव जो है एक बलाघूर्ण को महसूस करने लगता है, इसके बीच में एक बल लगने लगता है। इसमें दो बल लगते हैं, एक इसको घुमाने का प्रयास करता है और एक उसको क्या करता है, लंबवत लाने का प्रयास करेगा। तो इसके बीच में लगने वाला बल होता है वो तो शून्य होता है। ठीक है, अब इसके बीच में लगने वाला आपको बलाघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है, बलाघूर्ण। और बलाघूर्ण होता क्या है, बलाघूर्ण होता है एक बल तथा दोनों एक बल तथा लंबवत दूरी होती है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज है जब हम इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो मान लिया कि ये कुछ थीटा डिग्री एंगल पर घूम गया, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र था। ठीक है, जैसे ही हम इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव को लेके आते हैं तो द्विध्रुव इस तरह से कुछ घूम जाता है। ये सपोज कि हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव घूम गया। ठीक है, यहाँ से ये रोटेट किया, सपोज किया यहाँ से ये रोटेट करेगा, इसके ऊपर एक बल इधर की तरफ लगता है यानी कि माइनस है, और एक बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। ठीक है, ये दो बल इस पर कार्य करने लगते हैं और इसकी जो बीच की जो दूरी होती है वो कितनी हो जाती है, 2l। अब इसके बीच में अगर हम लंबवत दूरी निकालें तो सपोज करो ये यहाँ से थीटा डिग्री एंगल पर घूम गया था, तो इसके बीच में कुछ लंबवत दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज कर लिया हमने ये त्रिभुज का नाम दे दिया A, B और C, यहाँ पर -q आगे रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा लंबवत दूरी कौन सी होगी, इसके बीच में ये तो लंबवत होगी, लंबवत। ठीक है, ये थीटा डिग्री हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा, आघूर्ण टॉय बराबर होता है एक बल और लंबवत दूरी। क्या होती है, लंबवत दूरी, यानी कि दोनों बलों के बीच में लगने वाली लंबवत दूरी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टॉय f का मान निकालना है, पहले लंबवत दूरी निकाल लें और लंबवत दूरी हमारी हो कितनी जाएगी, f × BC, यानी कि BC हमारी ये लंबवत दूरी है। तो ऐसा मान देखें कि लंब निकल जाए, लंब दिया हुआ है और हमको कर्ण दिया हुआ है, आधार की जरूरत ना पड़े, तो हम सीधा जानते हैं sin थीटा इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब हमारा कितना हो गया BC, कर्ण कितना हो गया 2l। तो BC की जब भुजा निकाल के लाए हम, BC की दूरी तो कितनी हो जाएगी, 2l sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं, इस BC को यहाँ क्रॉस मत लगाओ भैया, या फिर लगा लीजिए कोई बात नहीं है। ठीक है, लंबवत दूरी हमको निकालनी है, तो लंबवत दूरी होती कितनी है, f तो ले लिया। अब देखिए क्योंकि ये क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और इस पर बल लग रहा है, तो बल और वैद्युत क्षेत्र जब दोनों होते हैं तो वी नो दैट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू कितनी होती है, f/q। सपोज किया हमारे यहाँ पर q और -q आगे से रखा हुआ है, तो यहाँ से f का मान कितना हो जाएगा, q × e हो जाएगा। ठीक है, ये q × e हो गया। अब क्या करेंगे, इस f का मान उठाएंगे तो देखिए मैंने वहां तो लगा दिया, जब मैं परिमाण निकाल लिया। ठीक है, डायरेक्ट f का मान रख दिया हमने q × e, QE, और BC की जगह रखा हमने 2l sin थीटा। तो जरा एक चीज गौर करना, यहाँ पर ये
Q2L ये किसके इक्वल होता है, P के, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव पे P इक्वल टू कितना हो जाएगा 2QL। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, इसकी जगह QL की जगह कितना रख देंगे 2QL की जगह रखेंगे P, और ये हो जाएगा हमारा E sin थीटा। ठीक है, तो टॉय बराबर होता है हमारा P क्रॉस E, क्लियर, E क्रॉस P होता है। ठीक है, देख लेना एक बार कंफर्म, न्यूटन मीटर इसका मतलब। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में यानी कि बल आघूर्ण लग गया, अब बल आघूर्ण की वजह से ये कुछ कार्य करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक घूम जाएगा। तो अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर देखते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है वो निकालना है। तो देखिए लाना इसी चीज को है, ठीक है। इस कंडीशन को मैं इक्वेशन 3 नाम दे देता हूँ, मेरे इक्वेशन 1 जो भी देना है इसको मैंने नाम दे दिया, इक्वेशन 1 दे दिया इसको, ठीक है। इक्वेशन 1 मैंने इसको नाम दिया। अब वैद्युत द्विध्रुव जब घूमेगा तो घूमने में कुछ कार्य कर देगा, ठीक है। यानी कि ये कोई ले लें एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में क्या कार्य को घुमाने में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। अब इसको घुमाने में जो किया गया कार्य है वो हमको निकालना है। तो निकालने से पहले क्या करें, हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं टॉय का, ठीक है, टॉय का। तो इसमें क्वेश्चन देगा कैसे देखिए, अब क्या करेंगे, ई कॉस यानी कि ई साइन थीटा है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, साइन थीटा, साइन यानी कि थीटा, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। अब अगर पूछ ले कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य है वो अधिकतम कब होगा, तो अधिकतम कब होगा जब इसका मान 90 डिग्री होगा, साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है। तो अधिकतम किस पर होगा, अधिकतम मान होगा 90 पर। अब हम क्या है अधिकतम मान के लिए निकाल रहे हैं, तो अधिकतम जब निकालेंगे तो अधिकतम कितना हो गया, टॉय बराबर PE यानी कि साइन 90, ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टॉय मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा PE, ठीक है। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का किया आधा कार्य कब होगा, जैसे आधा पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आधा क्या है, इसका हाफ हो जाएगा यानी कि 30 डिग्री पर। सपोज कि हमने थीटा इक्वल टू रखा 30 डिग्री, तो टॉय मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो गया PE साइन 30, यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आधी, यानी कि P इक्वल टू 1/2। तो टॉय जो हमारा हाफ है, टॉय हाफ कितना हो जाएगा, यानी कि हाफ कहाँ पर मिलेगा हमको 30 डिग्री पर, यानी कि PE/2। इसी तरीके से पूछ रहे टॉय का जो न्यूनतम मान है, यानी कि 0 मान कब होगा, तो 0 मान होगा जब थीटा डिग्री यानी कि 0 डिग्री पर ये द्विध्रुव इस तरह से पड़ा हो या फिर इस तरह से चले जाए। तो टॉय इक्वल टू कितना होगा PE साइन 0, साइन 0 पर कितना हो जाएगा, टॉय का मान न्यूनतम प्राप्त होगा, क्लियर। अब जरा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य देख लेते हैं। P का मान दे दिए, E का मान दे दिए, डायरेक्ट आप निकाल लेना, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। देखिए इसी क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूं। तो किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, यानी कि यहाँ पर बल आघूर्ण आएगा टॉय इनटू डी थीटा, ये होगा, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेके चल रहे हैं, जो हम 11वीं क्लास में वृत्तीय गति के अंदर या सर्कुलर मोशन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो सपोज किया ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से रखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पर -q आवेश था और यहाँ पर +q आवेश था। कुछ देर बाद यहाँ पर सपोज कर लिया हमने θ1 एंगल है, कितना है θ1 है, या फिर 0 ले लेते हैं। कुछ देर बाद वो इस तरह से घूम गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसने कितना डिग्री, ये θ डिग्री एंगल घूम गया। सपोज किया यहाँ पर स्टार्टिंग में इसका एंगल जो था वो θ1 मान लिया हमने, और -q और यहाँ पर हो जाएगा +q। कुछ देर बाद जो एंगल हुआ वो थीटा, यानी कि ये θ डिग्री एंगल जो है वो dθ मान लिया हमने, ठीक है। तो इसको जो घुमाने में किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, बल आघूर्ण तथा कोणीय विस्थापन जो है क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। और यही कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। तो जो वर्ग है हमारा घूमा कहाँ से कहाँ तक है, θ1 से घुमा है और θ2 तक। तो संपूर्ण कार्य जो हम निकालेंगे dw = 0 w, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक घुमा, ये θ1 से θ2 तक घुमा, और टॉय की वैल्यू दे दी हमारी टॉय dθ।
अब हम क्या करेंगे, इस टॉय की वैल्यू उठाएंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे। ये डी डब्ल्यू जो इंटीग्रेशन होने के बाद में कितना रह जाएगा, डब्ल्यू रह जाएगा। ठीक है, अब ये डब्ल्यू रह गया, अब इसको घुमा रहे हैं, यानी कि यहाँ से लगाया हमने इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 तक और टॉय की जगह रखा हमने पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखिए समाकलन होगा किसका, तो पी ई तो बाहर चला जाएगा क्योंकि थीटा है और थीटा के साथ में समाकलन हो जाता है। और हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, यानी डी थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलते हैं जरा इसकी लिमिट लगा के इसको खोल देंगे, तो ये हो गया हमारा कितना, यहाँ से पी ई हो गया, क्या हो गया पी ई, और ये बचा हमारा थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। अब इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देंगे हम, तो यहाँ पर बच गया हमारा पी ई और साइन थीटा की जगह कितना लिखना है आपको, माइनस कॉस थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है, थीटा 1 से थीटा 2 तक। थीटा 1 लोअर लिमिट होगी और लोअर लिमिट को कहाँ रखते हैं, नीचे, और अपर लिमिट को कहाँ रखते हैं, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब करना क्या है हमको, अब कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आंसर लगाना है। और इसका जो लिमिट वाला अगर फॉर्मूला हो जाएगा तो लिमिट क्या होती है, ऊपर वाली लिमिट पहले आ जाती है, नीचे वाली लिमिट बाद में होती है। तो ये हो जाएगा टॉय इक्वल टू पी ई, ठीक है, इज इक्वल टू पी ई, और कॉस थीटा की जगह यहाँ पर रखा जाएगा माइनस कॉस थीटा 2, और ये माइनस है, इसके अंदर जो आएगा वो तरफ माइनस का आना है, और ये माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, प्लस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो टॉय इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यही होता है वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य है वो बल आघूर्ण के बराबर होता है। बल आघूर्ण बल किया गया कार्य आ गया, यही कार्य आ जाए। और अगर कार्य के बारे में आपसे पूछ ले कि ऊर्जा कितनी होगी, तो किया गया कार्य जो होता है वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये हो गया U बराबर पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब देखिए थीटा 1 जब हमारा द्विध्रुव है, द्विध्रुव पड़ा किस कंडीशन पे, 0 डिग्री पे पड़ा हुआ है। अब जब ये पहली बार में तो हम क्या करेंगे, थीटा 1 का मान 0 रख लेते हैं। अब थीटा 2 जितना घुमा सके उतना घुमा लें। थीटा 1 इक्वल टू मान लिया हमने 0 डिग्री और थीटा 2 हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, ये मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस जैसे ही हम रखेंगे थीटा 1 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो u इक्वल टू हो जाएगा पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। अब चाहे इस थीटा की वैल्यू आप जितनी रखें, थीटा 1 को क्या करते हैं, इसको 30 रखते हैं, 40 रखते हैं, 55 रखते हैं, 45 रखते हैं, जो चाहे वो रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पोर्शन होगा खत्म। अब इसके बाद में एक वीडियो और आएगी जो होगी पूरे के पूरे न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, कम से कम उसमें हम 5 से 10 न्यूमेरिकल या 5 से 6 न्यूमेरिकल करके देखेंगे, जितने भी हो सकते हैं उतने करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारी न्यूमेरिकल की होगी, और न्यूमेरिकल के बाद में हम मिलेंगे आपको गॉस की थ्योरम वाले में। गॉस की पिरामिड यानी कि क्या है, वैद्युत फ्लक्स और गॉस की पिरामिड, वो उसके अंदर जितना भी होगा वो देखा जाएगा, यानी कि 6 डेरिवेशन बनते हैं उसके अंदर कुल, और उसके बाद थोड़ा सा फ्लक्स और वो समझना है आपको। ठीक है, वो भी हम 3 ही वीडियो के अंदर